हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड इक्वेशन टू अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिवली, एसोसिएटिवली। कि अगर मैं किसी एक लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, सपोज अगर मैंने आपसे ये कहा कि x प्लस टू इज इक्वल टू, मेरे पास 3x+4 है, तो ट्रांसपोज करना, किसी एक वेरिएबल्स को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना, ये क्या कहलाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 2, या x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक साइड शिफ्ट करना कहलाता है बेटा ट्रांसपोजिशन। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सा है जो लीनियर इक्वेशन है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या चीज होती है। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेलिटी जिसमें कम से कम एक अननोन टर्म हो, कम से कम एक वेरिएबल हो, उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने ये कह रहा होता कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इसमें मेरा वेरिएबल नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x + 2, ये मेरा इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन मिस है। तो कोई भी एक ऐसी इक्वलिटी जिसमें कम से कम एक अननोन टर्म हो, अननोन टर्म मतलब वेरिएबल हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो पहले के हिसाब अगर देखा जाए तो यहां पर लिखा हुआ है x² - 1, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये इक्वेशन ही नहीं है। अगर यहां पर देखा जाए a बराबर πr² है, तो यहां पर वेरिएबल्स की जो पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। a² + b² + c², यहां पे मेरे पास a² + b² + c² नहीं है, ये भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो बेसिकली यहां पर x + 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर मेरे पास 1 हो, तो वही मेरा लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। फाइंड 3 होल नंबर्स a b c सच दैट a + b + c बराबर a × b × c, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a² + b² + c²। देखिए बेटा, यहां पर मेरे पास 3 नंबर्स हैं, a + b + c इज इक्वल टू a × b × c। 3 नंबर का सम, 3 नंबर का सम अगर उनके तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो क्या वैल्यू होगी बेटा, a² + b² + c²। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे a² + b² + c²। तो अगर देखा जाए बेटा, तो a अगर मेरे पास 1 है, b मेरे पास 2 है, c मेरे पास अगर 3 है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। a मेरे पास है 1, b मेरे पास है 2, c है 3, तो ये होगा 1 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। इसका ये मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू अगर 1 है, b इज इक्वल टू अगर 2 है, c इज इक्वल टू अगर मेरे पास 3 है, तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ये कंडीशन होल्ड हो रही है। अब मुझे कैलकुलेट करना है a² + b² + c², a² + b² + c², तो ये हो जाएगा 1² + 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3², तो 1 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन ए।
If a number which of following is the difference between the square of two consecutive number, which of the following is the difference between the square of two consecutive natural number, अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर n है तो अगला नेचुरल नंबर n प्लस 1 होगा। तो कह रहा है इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं a प्लस बी, यहां पे लिखा जा सकता है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो माइनस n से प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n प्लस 1। तो ये एक नंबर पहला नंबर था, ये मेरे पास दूसरा नंबर था, तो ये दोनों का सम है। अगर आप देखें दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, इसका मतलब ये आएगा 7 और 7 था दोनों का सम। तो दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ द टू नंबर्स। Solve x plus 2 upon 6 minus 11 minus x upon 3 minus 1 by 4, 3x minus 4 upon 12। x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि अगर मुझे एक इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मुझे x की क्या वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई कर जाएगी। तो चलिए मेरा बच्चा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यह है x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 11 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस, यहां पर हम 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 11 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 12। तो ये आएगा मेरे पास x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 44 माइनस 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 12। तो बच्चों अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस ये आपका हो जाएगा 44 माइनस 3, ये आएगा 41 माइनस 4x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 41 प्लस 4x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 12। अब 12 हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा 12 यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए बेटा इसको आगे लिखेंगे हम x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 11 माइनस 4x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 12। अब यहां पर हम 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 41 प्लस 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा 2x प्लस 4 माइनस 41x प्लस 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 प्लस 41। तो हो जाएगा आपका 6 माइनस 3x। तो ये आएगा बेटा आपका, ये बच्चों आएगा आपका 3x, 6x प्लस 4x, 6x माइनस 3x, 3x बचेगा, ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस 8 प्लस 41 माइनस 8 प्लस
41, 32, 33, कितना आएगा बेटा 33। तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका 33 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11 और इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा A। क्या आ जाएगा मेरा आंसर A। Two numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18, then the numbers, दो नंबर्स का रेशियो 5:3 है। तो बेटा एक मेथड तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि लेट मेरे पास जो फर्स्ट नंबर था वो मेरे पास 5x था, सेकंड नंबर जो था वो मेरे पास कितना था 3x था। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो मेरे बच्चों डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 18। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो आप कहेंगे 2x इज इक्वल टू 18, तो x हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 9। अब मुझे नंबर बताना है, तो नंबर क्या होगा मेरे बच्चा, पहला नंबर फर्स्ट नंबर है मेरे पास 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 9 45। सेकेंड नंबर है मेरे पास 3x, तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो 45 और 27, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर यही होगा। द फर्स्ट, मेरा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ए ऑप्शन होगा। तो बेटा इसको हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे, देखिए बेटा ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो आपसे कह रहा है ऐसे दो नंबर इसमें से आपको चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 8 आ जाए, 18 आ जाए। तो 45 में से अगर आप 45 में से अगर आप 27 माइनस करते हैं तो 18 आएगा। अगर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो भी 18 आएगा। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो भी 18 आएगा, और जब इसको माइनस करते हैं तो 18 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। अब वो ये कह रहा है कि इनका रेशियो 5:3 होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 45 और 27 को डिवाइड करके देखते हैं तो 9 5 द 45 और 9 3 द 27, इसका मतलब इसका रेशियो 5:3 हुआ। तो मुझे बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके हिसाब से मेरा आंसर यही होगा। तो मैं इस तरह के सवाल ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है बेटा, चलिए। आफ्टर 20 years जेरी वुड बी 3 times एज ओल्ड ही वॉज 4 years ago। और 24 years के बाद जेरी जो है, जेरी 3 times एज ओल्ड एज ही वॉज 4 years ago। 24 साल के बाद अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेरी, प्रेजेंट एज ऑफ जेरी, मैंने आपसे कहा x years। तो आफ्टर 24 years द एज ऑफ जेरी मेरे पास हो जाएगा x + 24। 3 times एज ओल्ड ही वॉज 4 years ago, तो 4 साल पहले, 4 years ago, 4 years ago द एज ऑफ जेरी, द एज ऑफ जेरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x - 4। तो ये कह रहा है कि साहब सवाल में देखिए आपसे कह रहा है कि 24 साल के बाद, 24 साल के बाद आफ्टर 24 years जेरी की एज जो थी वो x + 24 थी। कह रहा है वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, 4 साल पहले। 4 साल पहले जो एज थी, तो 4 साल पहले x - 4 थी। 24 साल के बाद जेरी की जो एज है वो 4 साल पहले जो एज थी उसका कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो x + 24 इज इक्वल टू 3x - 12। x - 3x इज इक्वल टू -12 - 24।
-2x इज इक्वल टू -36, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, या x इज इक्वल टू मेरे बच्चों हो जाएगा 18। तो जेरी की जो प्रेजेंट एज थी वो मेरे बच्चों कितनी थी? 18 ईयर्स थी। क्या थी बेटा? 18 ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज थी। तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। तो व्हाट आर द नंबर्स? दो नंबर्स, होल नंबर्स का डिफरेंस 66 है। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 66 है तो मैं सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं। क्या इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, क्या इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 66 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 66 है? ये भी 66 नहीं है, तो नहीं होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस 66 है? जी नहीं है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 66 है? बिल्कुल है। 110 - 44, इन दोनों का डिफरेंस 66 आएगा। तो इस सवाल के हिसाब से मेरा आंसर यही आएगा। तो मैंने ऑप्शन से भी इस सवाल को कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि द रेशियो 2:5, आप चेक करके देख लीजिए। 44 और 11, 44 और 11 का रेशियो निकाल के देखिए आप। यह आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 10, यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाई, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 2:5। और यही आपसे सवाल में कह रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब, percentages of Kuldeep and Asad are in the ratio 5:8. 5 years ago, this ratio was 4:7. After 10 years, the ages of Kuldeep and Asad. तो आपसे कह रहा है कुलदीप और असद की जो एज का रेशियो है वो 5:8 है, प्रेजेंट एज का रेशियो। तो आप कहेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप आपका है 5x, द प्रेजेंट एज ऑफ असद वो हो जाएगा आपका 8x। आपसे कह रहा 5 years ago, तो 5 years ago, 5 years ago, the age of Kuldeep is equal to हो जाएगा 5x - 5। द एज ऑफ असद 5 years पहले असद की एज थी बेटा 8x - 5। तो उन दोनों का जो रेशियो है वो मेरे पास 4:7 है। 5x - 5 डिवाइड बाई 8x - 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5x - 5 इज इक्वल टू 4, 8x - 5, तो ये हो जाएगा 35x - 35 इज इक्वल टू 32x - 20। तो ये हो जाएगा बेटा 35x - 32x इज इक्वल टू -20 + 35। तो ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसका मतलब कुलदीप की जो प्रेजेंट एज है, कुलदीप की जो मेरे पास प्रेजेंट एज है, कुलदीप की जो प्रेजेंट एज है, कुलदीप की जो मेरे बच्चा प्रेजेंट एज है वो है मेरे पास 5x। 5x का मतलब 5 × 5 × 5 25। कुल असद की जो प्रेजेंट एज है, असद की जो प्रेजेंट एज है वो है मेरे पास 8x। 8x 8 × 5 40 हो जाएगी। तो कुलदीप की मैंने प्रेजेंट एज कैलकुलेट की बेटा 25 और असद की मैंने कैलकुलेट की बेटा 40। तो मुझसे आपसे कह रहा है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितनी होगी? तो 10 साल के बाद कुलदीप हो जाएंगे 35 साल के और असद हो जाएंगे 50 साल के। तो आफ्टर 10 years कुलदीप बिकम्स 35, कुलदीप बिकम 35 एंड असद बिकम्स 50। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
Suchi has a total rupees 300 consisting of rupees 1, 2 and 5 coins. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins are 160. Then the number of coins of rupees 1, rupees 2 and rupees 5. कि मेरे पास एक सूची के पास जो है 300 रुपए जो हैं, 300 रुपीज जो हैं, 300 रुपीज जो हैं वो 3 कॉइन के शेप में है। 1 रुपए का कॉइन बेटा, 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपीज कॉइन। तो आपसे ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन जो है 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स के। तो मैंने आपसे ये कहा कि लेट द 5 रुपए क्वाइन, 5 रुपए क्वाइंस आर एक्स। तो 3 टाइम्स 2 रुपीज क्वाइन जो है वो 3 टाइम्स 5 रुपए के क्वाइन से कितना है बेटा, 3 टाइम्स है। तो द 2 रुपी क्वाइंस, 2 रुपी क्वाइंस आपका हो जाएगा 3x, 3 गुना हो जाएगा इससे। तो 5 रुपए क्वाइन प्लस 2 रुपी क्वाइन प्लस 1 रुपी क्वाइन, 1 रुपी क्वाइन को मैंने मान लिया y। ये टोटल मेरे पास है 160। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, या y इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो मेरे पास जो 1 रुपी क्वाइन है, मेरे पास जो 1 रुपी क्वाइन है वो 160 माइनस 4x है। तो आपसे कह रहा है कि 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपये का डिनोमिनेशन कितना है। तो बच्चों मेरे पास जो टोटल कीमत है वो 300 रुपए है। तो 300 रुपए जो है वो किस शक्ल में है, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपीज के। तो ठीक है साहब, तो 1 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वाइन प्लस 2 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस प्लस 5 रुपीज इंटू टोटल ऑफ नंबर क्वाइन इज इक्वल टू 300। तो ये जो मेरा 300 रुपए है वो मेरा इस फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 4x प्लस 11x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो ये बचेगा आपका 7x इज इक्वल टू 140, या x इज इक्वल टू आ जाएगा 140 डिवाइड बाई दिस, तो ये आ जाएगा 20। तो x मेरे पास आ जाएगा 20 और x था मेरे पास 5 रुपए क्वाइंस। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस इज इक्वल टू 20 रुपीज। नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस, 2 रुपी क्वाइंस हो जाएगा मेरे पास 3x, 3 इंटू 20 मतलब 60। और नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 160 माइनस 4 इंटू 20, या 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। तो इस तरीके से मैं 1 रुपी क्वाइंस, 2 रुपी क्वाइंस और 5 रुपी क्वाइंस को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर आएगा, 1 रुपए क्वाइन मेरे पास 80 हैं और मेरे पास 2 रुपी क्वाइंस मेरे पास 60 हैं और 5 रुपी क्वाइन मेरे पास 20 हैं। तो इसके हिसाब से आएगा मेरा आंसर 1 रुपी क्वाइंस मेरे पास 80, 2 रुपी क्वाइन मेरे पास 60। तो इसके हिसाब से आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पॉइंट 3, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पॉइंट 3 प्लस 0.7x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0.85। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे 0.3 प्लस 0.x इज इक्वल टू 0.85x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.85 माइनस 0.7x। 0.3 इज इक्वल टू ये बचेगा मेरे पास 0.15x। 0.3 इज इक्वल टू 0.15x। 0.3 इज इक्वल टू 0.15x, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू 0.1, ये मेरे पास 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो द वैल्यू ऑफ x इज 2, द ऑप्शन इज डी, द ऑप्शन इज डी। ओके बेटा, चलिए। आफ्टर 24 years I shall be 3 times as old I was 4 years ago. Find my present age. 20 साल के बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा जितना मैं 4 साल पहले था, तो मेरी प्रेजेंट एज क्या थी? बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, तो आपसे कह रहा आफ्टर 24 ईयर्स, आफ्टर 24 ईयर्स मेरी एज हो जाएगी x प्लस 24। 4 साल पहले, बिफोर 4 ईयर्स एगो, बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले कितनी थी मेरे पास? x माइनस 4। तो 4 साल पहले x माइनस 4, 24 साल बाद x प्लस 4। तो कहता कि 24 साल के बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा जितना मैं 4 साल पहले था, उस उम्र का। तो ये हो जाएगा x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो x माइनस 3x बराबर माइनस 12 माइनस 24, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 36। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन 18। सीधा सीधा इसका आंसर 2, सॉरी, इसका सीधा सीधा आंसर मेरे बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2, 18 ईयर्स। तो मेरी जो प्रेजेंट उम्र थी, प्रेजेंट एज जो थी, वो 18 ईयर्स थी। ओके बेटा, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल आते हैं बेटा, आपको थोड़ा सा बस ध्यान से करने की जरूरत होती है। द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। किसी भी एक रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर उसके ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 8। चलिए, वो कहता किसी भी एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, किसी भी एक रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक ज्यादा है। तो मेरे बच्चों, अगर मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, तो वो ये कह रहा है अगर न्यूमिनेटर x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 8 होगा। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर न्यूमिनेटर से 8 ज्यादा है। तो मेरे पास इस फॉर्म में है एक रैशनल नंबर। बहुत अच्छे। If the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपसे वो ये कह रहा है कि न्यूमिनेटर को अगर मैं 17 बढ़ा दूं, मतलब x प्लस अगर मैं 17 कर दूं, और डिनोमिनेटर से अगर मैं 1 घटा दूं, डिक्रीज कर दूं, तो मेरे पास रैशनल नंबर 3/2 हो जाता है। x में न्यूमिनेटर में मैंने 17 बढ़ाया, इसमें से मैंने 1 घटाया, तो मेरे पास कहता है 3/2 हो जाता है। तो अब मैं लिख दूंगा इसको x प्लस 17 बच्चों डिवाइड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 34, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 13। तो मेरे पास जो नंबर था, जो रैशनल नंबर था वो था x अपॉन x प्लस 8, यानी कि आपके पास 13 अपॉन
13 प्लस 8, तो ये था मेरे पास 13/21। तो रैशनल नंबर जो था मेरे पास कितना था, 13/21। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर ए हो जाएगा। एक इस पैटर्न के अलावा मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता हूं। देखिए ऑप्शन से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वो कह रहा कि डिनोमिनेटर रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, किसी भी एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 8 ज्यादा है, तो देखा जाए तो ये जो 21 है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 1 ज्यादा है। एक तो मेरे पास पॉसिबल केस ये है, यहां पे हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमिनेटर से 8, तो ये तो होगा नहीं। यहां पर जो है 8 कोई ज्यादा नहीं है, यहां पे 8 का कोई रिलेशन नहीं है, यहां भी 8 का कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा सीधा मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा मेरा आंसर यही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूं, ऑप्शन से भी निकाल सकता हूं। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. द मल्टीपल्स आर, कहता है कि साहब 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, 3 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8, 16, 24, 32 इस तरीके से है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि लेट पहला मल्टीपल 8x, दूसरा मल्टीपल 8x प्लस 1, तीसरा मल्टीपल 8x प्लस 2, तो इन तीनों का जो सम है 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 जो है वो मेरे पास कितना है, 888 है। तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं, x प्लस 1, x प्लस 2, ये आ जाएगा 1 1 1। 8 से मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x 3x, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x प्लस ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 1 1। तो 3x इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 3 108, 3x इज इक्वल टू 108। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 द 9 और 3 द 16। तो ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 36 आएगा। लेकिन मुझे मल्टीपल निकालने हैं, तो पहला 8 का जो मल्टीपल था मेरा बच्चा वो 8x था, 8x, तो 8 इंटू 36 ये आ जाएगा बेटा 48 288। तो पहला मल्टीपल है आपका 8 का 288, सेकंड मल्टीपल है आपके पास 8x प्लस 1, ये होगा 8, x की वैल्यू है मेरे पास 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 इंटू 37, 8 7 द 56, 8 3 द 24, 24 24 29, तो ये हो जाएगा दूसरा 296। तीसरा है मेरे बच्चों 8x प्लस 2, 8x प्लस 2, तो 8 इंटू ये हो जाएगा 36 प्लस 2, तो 8 इंटू 38 64 8 304 304, तो 288 296 304। तो हमारा सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 288 296 304। या अगर मेरे पास अगला नंबर कितना आ जाएगा, 8 ऐड कर देंगे, तो 8 का पहला मल्टीपल आएगा 8x, ये हो जाएगा 36 इंटू 8, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 288। अगला मल्टीपल हो जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा, इसमें 8 हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 296। इससे अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, थर्ड 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल कितना हो जाएगा 296 प्लस 8, मेरे पास कितना हो जाएगा 304। हम ऐसे भी कर सकते थे। ओके, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर यही होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, सी। सम ऑफ 3 consecutive integers 69, then the middle one is 3 consecutive integers। पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा और तीसरा मेरे पास x प्लस 2 होगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब 2 3 4 5 6 7 11 12 13 20 21 22। हर एक नंबर अगर x पहला है, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2।
तो यहाँ पे कह रहा तीनों का सम जो है मेरे पास कितना है x प्लस 1 और कितना है बच्चों x प्लस 2 69 है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इजिकल टू कितना है 69 है। तो 3x हो जाएगा 69 माइनस 3 इजिकल टू 66। तो x हो जाएगा मेरे बच्चों 66 अपॉन 3 बराबर 22। तो ये मेरी x की वैल्यू आई। तो अगर मैं तीन इंटीजर्स की बात करता तो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर होते मेरे पास, एक 22 होता, अगला मेरे पास 23 होगा, उससे अगला मेरे पास 24 होगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 69 आएगा। इसका मतलब मेरा x की वैल्यू 22 सही है। तो मिडिल टर्म जो है वो मेरे पास 23 है और ये आपसे मिडिल टर्म ही पूछ रहा है, तो मिडिल टर्म D23 होगा। क्या होगा मेरे बच्चा? मिडिल नंबर 23 होगा। इफ x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर 7 अपॉन 15 देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 55। तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 55 माइनस 1। 15 में एलसीएम ले लूंगा तो 7 माइनस 15, तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 15। तो x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, माइनस का 8 अपॉन 5। तो ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। 1/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द नंबर बाई 2। किसी भी नंबर का 1/3, तो मैंने आपसे कहा लेट नंबर x, इसका 1/3 x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1/4, इज ग्रेटर देन 1/4। इसके ग्रेटर 1/4 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बेटा? 2 ज्यादा है। इस नंबर का 1/3 इसके 1/4 से 2 ज्यादा है, तो x अपॉन 3 बराबर x अपॉन 4 प्लस 2। तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 माइनस x बाई 4 इज इक्वल टू 2। मैं यहां पर 12 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो x अपॉन 12 इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 24। तो वो नंबर मेरे पास कौन सा था? 24 था। क्या था मेरे बच्चे? 24। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका आप कैलकुलेट करिए 1/4, 1/3 कैलकुलेट करिए। 1/3 होगा आपका 24/3, 8 हो जाएगा। आप इसका 1/4 चेक कीजिए, 1/4 चेक कीजिए, 24/6, ये 6 आ जाएगा। तो 1/3 जो है मेरा किससे बेटा? 1/4 से 2 ज्यादा है। इसका मतलब मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? सी आएगा। ओके, चलिए। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन एनी क्लास इज 11:3। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज मेरे पास है 11x और बच्चा गर्ल्स है मेरे पास 13x। ये रेशियो है साहब, 11x और 13x। कहता है कि अगर 8 गर्ल्स तो न्यू गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? न्यू गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? 13x, 8 हो रहा गई साहब इसमें। ओके। 4 बॉयज, तो न्यू बॉयज कितने हो गए टोटल? 11x प्लस 4, 4 बॉयज। तो उनका रेशियो जो है वो 4:5 हो जाता है। मतलब 11x प्लस 4 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारा बदल गया। अब कितना हो गया बेटा? 4:5। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 55x प्लस 20 इज इक्वल टू 52x प्लस 32।
तो ये आएगा बेटा 55x माइनस 52x इज इक्वल टू 32 माइनस 20। तो ये आपका मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू यहां पर आएगा 12, तो x आ जाएगा 12/3 4। तो नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास हो जाएंगे 44 और नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास हो जाएंगी 52। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे पास 96। टोटल स्टूडेंट 96, तो टोटल स्टूडेंट 96, इसका मतलब मेरा आंसर सी होगा। क्या होगा बच्चों? मेरा आंसर सी हो जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 5/9। दो नंबर का जो सम है वो मेरे पास है 5/9। ओके, इसमें से कह रहा है कि एक नंबर जो है वो 1/3 है। बताइए, ये सवाल एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि कह रहा है कि साहब एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, उसका सम 5/9, तो x इज इक्वल टू 5/9 माइनस 1/3। तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा भाई साहब। तो यह आ जाएगा 5 माइनस, यह आ जाएगा 3, सीधा सीधा इसका आंसर 2/9। 2/9 क्या क्वेश्चन है? 2012-13 में आया हुआ क्वेश्चन। इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा कि दो नंबर का सम दे रखा है, उसमें से एक नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर निकालना है। क्या बात है साहब। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 13 सेंटीमीटर। किसी भी एक रेक्टेंगल का पैरामीटर 13 सेंटीमीटर है। किसी भी एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, किसी भी एक रेक्टेंगल का जो बच्चों पैरामीटर है वो है मेरे बच्चा। किसी भी एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका जो पैरामीटर है वो 13 सेंटीमीटर है। अगर ये लेंथ मेरे पास x है और ये लेंथ अगर मेरे पास y है, तो ये भी x होगा और ये भी y होगा। तो इसका अगर पैरामीटर की बात करूंगा तो x प्लस y प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। तो किसी भी एक रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, p, वो होता है 2x प्लस y। चलिए साहब, बहुत शानदार। तो आपसे कह रहा है कि एंड इट्स लेंथ इतना, पैरामीटर जो है मेरे पास कितना है साहब? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर पैरामीटर है। ओके, 2 इंटू उसकी लेंथ जो है हमारा है 12, 15/4 प्लस y। मुझे इसकी विड्थ निकालनी है साहब, इसकी मुझे विड्थ निकालनी है साहब। ओके साहब, तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 15/2 प्लस 2y। ये हो जाएगा 13 माइनस 15/2 इज इक्वल टू 2y। 2 मैंने एलसीएम लिया, यह आ जाएगा 26 माइनस 15 इज इक्वल टू 2y। तो यहां पर बचेगा 11 डिवाइड बाई 2 बराबर 2y। तो 11/4 बराबर कितना हो गया? 11/4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 11/4। 11/4 का मतलब हो जाएगा 2 होल 2/3। ये मेरे पास विड्थ आ जाएगी 2 होल 2/3, 2 होल 2/4, 2 होल 2/4, 3 होल 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। इसके हिसाब से आंसर ये आ जाएगा। ऐसा सवाल भी, इतने आसान सवाल भी आते हैं एंट्रेंस में, देख सकते हैं आप लोग। 8x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 8x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 8x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 8x माइनस 3x हो जाएगा 5x, ये प्लस हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 5x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई साहब? 0 हो गई। तो x कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। अब मैं इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकता था। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता तो ये वाला टर्म होता 0 प्लस
4 माइनस 0 माइनस 1, तो 4 माइनस माइनस 1, 4 यहाँ पर 3 है, 3 तो यह आता मेरे पास माइनस प्लस 3, तो कितना आता बेटा 7। ऐसे भी मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा ए, ऑप्शन इज ए। द एजेस ऑफ नाजिया एंड सना, the perimeter of the rectangular garden is 72 meter if its breadth is 1/3 of its length, then the length and breadth of the garden will be। कि किसी भी एक रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है, वो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर मेरे पास कितना है 72, पैरामीटर मेरे पास कितना है 72। इफ इट्स ब्रेथ इज 1/3 इज लेंथ, अगर ये लेंथ मेरे पास x है तो ये जो ब्रेथ है मेरे पास उसका 1/3 है, 1/3 है। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ कितना है बेटा x/3 है। तो पैरामीटर का मतलब होता है 2x प्लस y लेंथ ब्रेथ, तो ये हो गया 72 इजिकल टू 2, ये है x और ये है आपके पास x/3। इससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए 36, यहां पर आप 3 एल्सियम ले लीजिए, 3x प्लस x तो हो जाएगा 36 इंटू 3 इजिकल टू 4x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 927। तो मेरे पास जो x जो था लेंथ था वो 27 था, लेंथ जो था मेरे पास 27 था, और मेरा बच्चा जो मेरे पास ब्रेथ था वो मेरे पास कितना था x/3 27/3 9, तो 27 और 9 इसका आंसर आएगा। तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा आंसर ए हो जाएगा। इवेल्युएट एन इफ दिस, कि अगर मेरे पास 3n प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6n इज इक्वल टू -2 अपॉन 5, तो n की वैल्यू बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे साहब, 15n प्लस 20 ये हो जाएगा -4 प्लस 12n, तो 15n माइनस 12n -4 माइनस 20, तो 3n इज इक्वल टू -24, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -24 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -8। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर कितना आ जाएगा -8। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दे डिफर बाई 18। तो नंबर्स, दो नंबर्स का रेशियो 5:3 है और उनका डिफरेंस कितना है 18 है। अगर देखा जाए तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी 18 है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी 18 है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 18 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब मुझे इन दोनों में चेक करना होगा कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही है, तो मैं इसको ऑप्शन से ही करने की कोशिश करता हूं। तो ये कह रहा है कि साहब अगर 45 माइनस 17 अगर है तो कितना है डिफरेंस 18 तो है, 27 सॉरी 45 माइनस 27 अगर है तो 18 तो है, लेकिन ये चीज इसमें भी है इसमें भी है। अब जो ऑप्शन दोनों कंडीशंस को होल्ड करेगा वही मेरा आंसर होगा। अगली कंडीशन ये है कि रेशियो कितना होना चाहिए, तो रेशियो चेक करता हूं मैं 45/27 953, तो ये आ जाएगा 5:3, तो यही मेरा आंसर होगा। रेशियो भी हमारा इसी में सही हो रहा है। नेक्स्ट में रेशियो सही नहीं है मेरे पास, 27/9 3:1 आ रहा है, जबकि वो कह रहा है कि रेशियो कितना होना चाहिए 5:3। तो ऐसे सवालों को मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं कि यहां पे कह रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 18 है, मैंने उस पेयर की बात कर ली जहां पर डिफरेंस 18 है।
अब मेरे बच्चे मैंने काम किया, मैं उस ऑप्शन को सही मानूंगा जहां पर उन दोनों नंबर का रेशियो 5:3 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इन दोनों नंबर्स का रेशियो 5:3 नहीं है। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन ए ही सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। कि 1 माइनस एक्स माइनस 2/3 बराबर एक्स माइनस 1/2। कि 1 माइनस एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। तो यहां पर x माइनस 2/3 x माइनस 1/2। 3 मैंने अगर यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस x माइनस 2 मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 5 टू द 10 2, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस 1। तो 10 माइनस 2x बराबर 3x प्लस 3। तो ये हो जाएगा बेटा -2x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x 3 माइनस 10। तो -5x इज इक्वल टू -7। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7/5। द वैल्यू ऑफ x इज 7/5। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। द सम ऑफ एजेस ऑफ एज। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने 9th एंट्रेंस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कराने की आपको कोशिश की है। तो अगर आप इसमें देखें तो मेरे बच्चों क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं, मुश्किल होते हैं। हाँ तो इससे हेलो बच्चों। हाँ तो आज के इस लेक्चर को हमने हेलो आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए 9th एंट्रेंस के क्वेश्चन लेकर आए थे जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया हो। अगर ये हमारा पसंद आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह एक नए सेशन के साथ। ओके बच्चों।